कक्षा 9 के सीबीएसई के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम पद्य भाग की अंतिम कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता को लिखा है राजेश जोशी ने। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। साठोत्री कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं राजेश जोशी, अर्थात 1960 के बाद की कविताओं की। राजेश जोशी ने अपना अध्ययन कार्य समाप्त कर सबसे पहले आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, अर्थात पत्रकारिता से जुड़े। उसके बाद कुछ लघु फिल्मों के लिए राजेश जोशी ने पटकथाएं लिखी और उसके बाद काव्य की दुनिया में आए, साहित्य की दुनिया में आए। साहित्य की दुनिया में आकर आपकी कुछ 4-5 रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिसमें है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ये आपकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं राजेश जोशी की। राजेश जोशी एक ऐसे कवि के रूप में जाने जाते हैं, एक ऐसे साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिनके शब्दों की मारक क्षमता बहुत तीव्र है, अर्थात सहज शब्दों के साथ, सरल शब्दों के साथ वे इस प्रकार का व्यंग करते हैं जो अन्य कवियों में दुर्लभ है। प्रस्तुत कविता भी कुछ ऐसी ही है, अर्थात हम अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत से ऐसे कार्य देखते हैं जिनको देखने के बाद हमारी संवेदनाएं इतनी आक्रोश में हो जानी चाहिए, बावजूद इसके होती नहीं है। राजेश जोशी एक ऐसे कवि हैं कि उन्होंने एक सवाल सरकार से, समाज से, सभ्य समाज के समक्ष ये रखा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब इसको, कविता को कैसे लिखा है कवि ने, देखिए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां बच्चा शब्द लिखा है, इसका मतलब सीधा सा यह है कि उन बच्चों की उम्र या तो 6 वर्ष है या फिर 14-15 साल है। इस वर्ष के बच्चे कब कोहरे से ढकी सड़क पर, अर्थात जहां हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा हो, मतलब कहीं न कहीं तापमान 5 डिग्री, 7 डिग्री, 0 डिग्री के आसपास हो, ऐसे समय में बच्चे कब तक आ जा रहे हैं? सुबह सुबह। जिन बच्चों को सुबह सुबह या तो स्कूल के लिए तैयार होना था, या तो बिस्तर में रहना था, या तो माता की गोद में रहना था, या तो पिता के कंधे पर रहना था, इस उम्र में वो बच्चे सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर क्या कर रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। इस कारण कवि क्या कह रहा है कि ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, अर्थात भारत 2020 विजन में पहुंच चुका है, जहां देश को आजाद हुए 70 साल से अधिक हो गए हो, जहां देश में आरटीई एक्ट पारित हो चुका हो, अर्थात आरटी का मतलब है राइट टू एजुकेशन, जहां 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ये अधिकार है कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा मिले। इतने कानून होने के बावजूद इस देश में बच्चे कोहरे से ढकी सड़कों पर काम पर जा रहे हैं। तो कवि क्या कहता है कि ये वर्तमान समय की सबसे भयानक पंक्ति है।
सबसे डरावनी पंक्ति है। इससे अधिक डरावनी पंक्ति कोई हो नहीं सकती। अगर भूकंप से ये संपूर्ण समाज दहल जाए तो भी वो इतना डरावना नहीं है। अगर सुनामी संपूर्ण विश्व को लील जाए तो भी वो इससे बड़ा डरावना नहीं है। ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि कह रहा है कि ये भयानक है, क्या बात कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, मगर इससे भी कहीं अधिक भयानक है मैं इस बात को इस तरीके से लिखूं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चों का काम पर जाना क्या ज़रूरी है, बच्चों के काम पर जाने पर क्या क्या परिणाम होंगे, इसके लिए हम क्या क्या निदान कर सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो मैं एक निबंध लिख सकता हूँ इसके ऊपर, एक रेखा चित्र लिख सकता हूँ इसके ऊपर, मैं एक संस्मरण लिख सकता हूँ इसके ऊपर, मगर मैं इसे एक विवरण की तरह नहीं लिख रहा हूँ। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि कह रहा है कि मैं एक सवाल की तरह इसको लिख रहा हूं। अगर मैं इसको विवरण की तरह लिखने की कोशिश करता तो मैं नहीं लिख पाता, क्योंकि मेरी कलम नहीं चलती। क्योंकि क्या लिखूं, ये लिखने का मैटर नहीं है कि जहां भारत आरटीई एक्ट पारित कर चुका, जहां सरकार ने इतनी सुविधाएं बच्चों को दी है और जहां शिक्षा के नाम पर इतना खर्चा होता है, उस देश में बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसे मैं एक सवाल की तरह पूछ रहा हूं, सभ्य समाज से, देश की 140 करोड़ जनता से पूछ रहा हूं, देश की सरकार से पूछ रहा हूं, शिक्षा मंत्रियों से पूछ रहा हूं, मैं यूनिसेफ से पूछ रहा हूं, यूएनओ से पूछ रहा हूं, दुनिया से पूछ रहा हूं, क्या कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। जहां यूनिसेफ से लेकर और ब्लॉक स्तर तक शिक्षा पर इतना खर्चा होता हो, उन सभी अधिकारियों से, उन सभी सरकारों से क्या पूछ रहा है कवि कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ये प्रश्न है कवि का। क्या कह रहा है कि देखिए, आज आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, आज आप स्कूल नहीं आ रहे, इसके कुछ रीजन है। क्या रीजन है कि कोई महामारी फैली हुई है और हम बाहर निकलेंगे तो हम इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसका दूसरा रीजन हो सकता है क्या कि विश्व में कहीं कोई किताबें नहीं है तो स्कूल में कैसे जाएं। इसका दूसरा रीजन हो सकता है कि स्कूल नाम की कोई चीज विश्व में बनी नहीं है, इस कारण आप स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न कुछ कवि पूछ रहा है। नंबर 1 कवि का प्रश्न है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, कि विश्व में जितनी भी गेंद थी, जितने भी बॉल थी, जितने भी खेलने के खिलौने थे, वो टोटल अंतरिक्ष में जाकर गिर गए, धरती पर एक बॉल ही नहीं बची है। इस कारण बच्चे बेचारे क्या करें, सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। दुनिया में एक भी किताब नहीं बची, किसी भी बुक डिपो के पास कहीं भी कोई भी किताब नहीं है, किसी भी पब्लिशर के पास कोई भी किताब नहीं है, और बच्चों का काम क्या होता है, पढ़ना। क्या उन दीमकों ने, अर्थात जो किताब खाती हैं, जिनको आप लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं दीमक, जिसको बोलते हैं हिंदी में दीवल जिसको बोलते हैं आप, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। एक भी किताब विश्व में बची नहीं। इस कारण बच्चे बेचारे क्या करें, सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कवि पूछ रहा है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस दुनिया में जितने भी खिलौने हैं वो किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं। इस कारण बच्चे बेचारे किससे खेलें, किसके साथ खेलें, कैसे खेलें, इस कारण टाइम पास करने के लिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या कुछ ऐसा हुआ है? चौथा प्रश्न है, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, कि कोई एक ऐसा भूकंप आया कि विश्व की हर स्कूल, मदरसा मतलब स्कूल, विश्व की सब स्कूलें उस भूकंप में ढह गई, एक भी स्कूल बची नहीं है। अब स्कूल ही नहीं बची तो बच्चे बेचारे क्या करें। क्या इस कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं? ये सवाल है कवि के। अगला सवाल है, कैमरे को थोड़ा इधर लेकर आइए, कि क्या सारे मैदान, सारे खिलौने, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक। एकाएक का मतलब अचानक। क्या अचानक कुछ रात को ऐसा हुआ कि विश्व में एक भी मैदान नहीं बचा, कहां खेलें, विश्व में एक भी बगीचा नहीं बचा,
कहाँ जाएं मनोरंजन करने के लिए, कहाँ घूमें। और विश्व के किसी भी घर में कोई आंगन नहीं बचा कि बच्चे कहाँ रहें, कहाँ खेलें, कहाँ कूदें, किसके पास रहें। क्या सब एकाएक खत्म हो गए कि बच्चों को कहाँ जाना पड़ रहा है? काम पर। तो फिर बचाई क्या है इस दुनिया में? सभ्य समाज से कवि का प्रश्न क्या कि अगर सब स्कूलें ढह गई हैं भूकंप से, नंबर 1, दिमकों ने खा लिया है किताबों को, नंबर 2, इसके अलावा कवि ने कहा है कि काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, नंबर 3, अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, नंबर 4, मतलब बच्चों के लायक कुछ बचा नहीं है। तो फिर इस दुनिया में आखिर बचा ही क्या है? कवि का प्रश्न है कि इस दुनिया में बचा ही क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। एक बार के लिए कल्पना करो, ये कितनी भयानक बात है कि विश्व में एक भी स्कूल नहीं है, एक भी किताब नहीं है, एक भी खिलौना नहीं है, एक भी आंगन नहीं है, एक भी मैदान नहीं है, एक भी बगीचा नहीं है, सब कुछ तहस नहस हो गया, सत विकसित हो गया, कुछ भी बचा नहीं। तो सोचो क्या होगा? बहुत भयानक है ये, डरावनी चीज है ये कि अब क्या करें। अर्थात सब इमारतें ढह गई, मतलब कहाँ रहे? जल नहीं बचा, थल नहीं बचा, नभ नहीं बचा, श्वास लेने को जगह नहीं बची। तो ये कितनी भयानक बात है। कवि क्या कह रहा है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये भयानक है, इससे भी ज्यादा ये भयानक है कि सारी चीजें हस्ब मामूल, अर्थात यथावत। बगीचे की जगह बगीचा है, स्कूल की जगह स्कूल है, किताबों की जगह किताबें हैं, खिलौनों की जगह खिलौने हैं, गेंद की जगह गेंद है, आंगन की जगह आंगन है, मैदान की जगह मैदान है, घर की जगह घर है, सब कुछ यथावत है। कहीं भी कोई भी चीज गई नहीं है, सब कुछ अपनी अपनी जगह है। पर बावजूद इसके यूनिसेफ से लेकर ब्लॉक स्तर तक शिक्षा के लिए इतना खर्च किया जाता है, इतने कानून बने हैं, और साथ ही साथ सरकारें इतनी चिंतित हैं, पोषाहार तक दिया जाता है, किताबें तक दी जाती हैं, कलम तक दी जाती है, लैपटॉप तक दिए जाते हैं, मोबाइल तक दिए जाते हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, और छात्रवृत्ति तक प्रदान की जाती हैं। इतना होने तक इसके बावजूद दुनिया की हजारों सड़कों से, भारत की कहानी नहीं है, कवि क्या कह रहा है कि कोई राजस्थान, भारत, पंजाब, इसकी कहानी नहीं है, दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सभ्य समाज से प्रश्न है कवि का, सरकार से प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्रश्न है, बाल मंत्रालय से प्रश्न है, महिला मंत्रालय से प्रश्न है, सभी से प्रश्न है, यूनिसेफ से प्रश्न है, यूएनओ से प्रश्न है। क्या कि जब हमारे पास मैदान है, बगीचे हैं, घर हैं, स्कूल हैं, किताब हैं, और साथ ही साथ आपके पास बजट है, आप बाल श्रम का विरोध करते हैं, आप अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम का विरोध कर रहे हैं और भारत के संविधान को मान रहे हैं, बावजूद इसके जब आपके पास इतने बड़े अधिकारी बैठे हैं ये देखने के लिए कि कहीं बच्चे काम पर तो नहीं जा रहे हैं, इसके बावजूद हजारों सड़कों से अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं तो वो सिस्टम काम क्या कर रहा है? कवि का प्रश्न है ये कि आखिर हम कर क्या रहे हैं कि बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, कवि की पीड़ा है, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा क्या कर रहा है? काम पर जा रहा है। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने उन सभी कार्मिकों पर, सरकार के सभी अधिकारियों पर, प्रशासन पर, अलावा इसके उन सब पर एक सवाल या निशान लगाया है कि हमारे पास सब कुछ संसाधन होते हुए भी हमारे देश का भविष्य अगर बाल श्रम के रूप में दुनिया की हजारों सड़कों से काम पर जा रहा है तो आखिर हम किस लिए सरकार चला रहे हैं, किस लिए कोई अध्यापक है, किस लिए कोई डॉक्टर है, किस लिए कोई सभ्य समाज का सभ्य नागरिक अपने आप को कह सकता है? अर्थात स्वामी विवेकानंद का वही कथन कि जब तक भारत में एक भी गरीब है, जब तक भारत में एक भी अभावग्रस्त है, तब तक मैं भारत के पढ़े लिखे वर्ग को इसका दोषी मानूंगा, क्योंकि वे
इन गरीबों के बच्चों से पढ़कर आगे बढ़े हैं और उन्हीं की नहीं सोच रहे हैं। इस प्रकार का एक सभ्य समाज के सामने, सभ्य देश के सामने राजेश जोशी का प्रश्न है। बहुत अच्छी कविता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो डाउट कॉलम में आइए, और किसी प्रकार से किसी भी सवाल में, किसी भी पंक्ति को समझने में आप अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो डाउट में क्वेश्चन डालिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।